हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो इससे पहले बच्चों आपने आई होप चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझ लिया है। अब हम डील करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, which of the following pairs will give displacement reactions? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात हो रही है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्वियसली कवर होना है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस इनके अंदर एक बार कर चुके हैं। फिर से हम इसी टॉपिक को वापस देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। सो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम? सोडियम, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम? ऑब्वियसली मैग्नीशियम, सो इसलिए एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन? ऑब्वियसली आयरन, तो सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन कमिंग बैक टू द लास्ट ऑप्शन, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि सिल्वर? यस, copper is more reactive than silver, therefore you can see it in the reactivity series that copper lies above silver metal, right? So यहाँ पे इस metal, इस salt के अंदर displacement reaction show हो जाएगा। Moving on further to the next question, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Rusting prevention के क्या methods हैं? करोजन प्रिवेंशन के मेथड्स कौन कौन से? आयरन फ्राइंग पैन को आप कौन से मेथड से प्रिवेंट करते हैं? क्या क्या यूज किया? जैसे अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट्स, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है आपको आयरन का फ्राइंग पैन। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे करोजन प्रिवेंट होता है, लेकिन फ्राई पैन पे क्या आप ग्रीस अप्लाई करेंगे? क्या आप पेंट अप्लाई करेंगे? आप कोटिंग ऑफ जिंक लगाएंगे? आप क्या अडॉप्ट करेंगे? तो आप यहाँ पे कोटिंग ऑफ जिंक लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइज करके इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि आप इसे हीट करने के लिए यूज करने वाले हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां ग्रीस नहीं लगा सकते। पेंट लगाएंगे तो पेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे, ठीक है, उसकी लेयर्स निकल जाएंगी, सो दैट इज नॉट ड्यूरेबल, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कोटिंग ऑफ जिंक लगाई जा सकती है। Moving further to the next question, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड दे रहा है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या इंडिकेट करता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स कि यहाँ पे कोई ना कोई आयोनिक कंपाउंड बना है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ऑल राइट, आयनिक कंपाउंड्स पोलर, ये बात अब देखिए कंफर्म होता है, आपने जो सोचा वो कंफर्म हो रहा है क्या? कि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं नेचर में और वो पोलर सॉल्वेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया कोई मेटल ही होगा। देन व्हाट कैन इट बी? यहाँ पे देखिए इट कैन बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। अब रिएक्ट, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का जो कंपाउंड बनेगा, दो मेटल्स हमने सोचा था मेटल्स होने चाहिए, तो दो मेटल्स दिए गए हैं, लेकिन आगे क्या कहा गया? इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो कैल्शियम का अगर ऑक्साइड बनता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में। सो यहाँ से आप फर्दर कंक्लूड कर सकते हैं कि इट शुड बी कैल्शियम एंड नॉट आयरन। ओके, मूविंग फर्दर to the next question, food cans are coated with tin and not with zinc. food cans को tin से कोट किया नहीं जाता, are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin, zinc has a higher melting point than tin, zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin. टिन से क्यों कोट कर रहे हैं, जिंक से क्यों कोट नहीं कर रहे? कारण यही है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, सो दैट इज व्हाई it is not used in coating the zinc, the food cans. food से reaction कर लेगा zinc, so that will produce harmful materials. so tin को use किया जाता है coating के लिए. You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? metals and non-metals के sample को distinguish करने के लिए आप इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए पहला चीज आपको दी गई है हैमर, तो हैमर को जब आप
मेटल एंड नॉन मेटल। हैमर से आप क्या चेक कर सकते हैं, जब आप हैमर से बीट करेंगे तो मेटल जो है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि शो करते हैं मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ब्रिटल नेचर। तो यहां से कंफर्म हो जाता है, देखिए क्या पूछते हैं, यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैमर दिया, हथौड़े से आप उसको बीट करेंगे, सो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, देयरफॉर मैलिएबिलिटी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है, हेंस इट इज अ मेटल। नॉन मेटल्स दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन यू आर गोइंग टू हैमर अ सैंपल ऑफ नॉन मेटल। सो ये क्या नेचर शो कर रहा है, ये ब्रिटल नेचर शो कर रहा है, किसका, नॉन मेटल्स का, राइट। सो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बचा बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। So battery, bulb, wire और switch, battery, wire, bulb और switch। ठीक है, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, ये चीजें हैं आपके पास। बैटरी थोड़ी बड़ी बना लेते हैं भाई, बैटरी है ना। ठीक है, इन चीजों के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक इस स्विच में यहाँ पे एक सैंपल लगाने के लिए अरे अरे सेलेक्ट हो गया, हाँ ओके। तो यहाँ पे आपने एक सैंपल लगाने की जगह छोड़ी, आपने इस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे एक सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट में आपने एक जगह छोड़ी है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। जब आप इस सर्किट को मेटल के सैंपल से, ये हो गया आपका मेटल का सैंपल, मेटल का सैंपल, और ये हो गया आपका नॉन मेटल का सैंपल। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे नॉन मेटल का सैंपल लगाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। नॉन मेटल के सैंपल में बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, इससे क्या इंडिकेट होता है, बैड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हेंस ये क्या है भैया, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहीं पर जब आप मेटल का सैंपल लगाते हैं, मेटल का सैंपल लगाते हैं तो आप देखते हैं बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब ग्लोज। तो बल्ब ग्लोज, इससे क्या समझ में आता है आपको कि ये प्रॉपर्टी मेटल्स की है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स of electricity, they are good conductors of electricity। so ये दोनों प्रॉपर्टी जो चीजें आपको दी हैं, देखिए आप अपना यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करिए, आपने कौन सी एक्टिविटीज पढ़ी हैं उनमें ये कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो जनरल चीजें भी आपको इस्तेमाल करनी है, जनरल एप्टीट्यूड, बस आपको एक जनरल एप्टीट्यूड यूज करके ये क्वेश्चन को आंसर करना था। चलिए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals। So usefulness क्या है, इन टेस्ट से हम प्रॉपर्टीज को, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करके हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भाई मेटल क्या होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है। यहाँ डक्टाइल के लिए तो कोई चीज़ दी नहीं गई थी, लेकिन हाँ मैलेबिलिटी के लिए आपको, मैलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको हैमर दिया गया था। और
सेम टाइम पे आपको नॉन मेटल का जो सैंपल दिया गया, आप दोनों पे हैमर इस्तेमाल करके उन प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स दे रही हैं, वो चीजें आप यहाँ चेक करके बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है सब्सटेंस और कौन सा नॉन मेटल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. Amphoteric oxides are those oxides which can react with acids as well as bases, right? Example से बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करती है। देखिए यहाँ पे सिंपल फंडामेंटल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड जो है बेस का काम करेगी और यहाँ पे सॉल्ट बनाएगी जिंक क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर देगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है, देखिए सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और कौन रिएक्शन कर रहा है, बेस रिएक्शन कर रहा है इस वाले केस में, ठीक है, राइट। अब अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड वापस से रिएक्शन करती है। अब यहाँ पे हम एल्कली ले लेते हैं NaOH, इनका रिएक्शन हम कराते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है प्रोडक्ट, और एल्कली लिया है हमने तो ऑब्वियसली वो तो बेसिक है ही। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एल्कली के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देगा, यस एसिड। कौन देगा, एसिड। सो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, जिंक ऑक्साइड HCl के कंपैरिजन में तो बेसिक है, लेकिन NaOH के कंपैरिजन में एसिडिक नेचर शो कर रही है। यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, यहां पर HCl के कंपैरिजन में वो बेसिक नेचर शो कर रही है जिंक ऑक्साइड, और वही जिंक ऑक्साइड NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उस स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर शो करती है। तो ऐसी ऑक्साइड्स जो केपेबल हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करने में, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में, ऐसी ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। वन सच ऑक्साइड, दो एग्जांपल्स पूछे गए तो आप यहाँ पे Al2O3 का भी एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड में से आप रिएक्टिविटी सीरीज में से कोई सा भी मेटल ले लीजिए, मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके इसको डिस्प्लेस करा देगा, MgCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। फिर वहीं पे आप और ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बना देगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगा। सो ये दो मेटल्स हो गए जो डिस्प्लेस कर देंगे, वेयरएज हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनका रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। सो देयरफॉर ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो मेटल्स हैं, सॉरी, ठीक है, these are going to displace and these are not going to displace hydrogen from dilute acids। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the electrolytic refining of a metal M, what would you take as anode, the cathode and electrolyte? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जब हम कराते हैं किसी भी मेटल का, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया, ये मेटल M है आपका, प्योर मेटल M, आप इसको लेंगे एज एनोड। एनोड पे आप प्योर मेटल M लेते हैं, उसका थिक ब्लॉक। कैथोड पे आप इम्प्योर मेटल लेते हैं, यहाँ पे आप ठीक कर देते हैं इसको थोड़ा, इम्प्योर सैंपल लेते हैं मेटल M का, जिसको आपको क्या कराना है, जिसको आपको यहाँ पे जिसकी आपको रिफाइनिंग करानी है, ठीक है। यहाँ पे सेम मेटल M का को कैथोड फॉर्म में लेते हैं, प्योर मेटल M।
इम्प्योर मेटल M, इम्प्योर सैंपल जो आपने एक्सट्रैक्शन के बाद ऑब्टेन किया है उसको एनोड पे लेते हैं। प्योर मेटल M जो कि आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी आप थिन स्ट्रिप कैथोड पे लेते हैं। और जिस मेटल M का salt of metal M is taken as electrolyte. Salt of metal M is taken as electrolyte. ठीक है, सो द कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। मूविंग फर्दर, Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inserting a test tube over it as shown in the figure. What will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper? Write a balanced chemical equation for the reaction taking place. तो चलिए पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सल्फर का रिएक्शन कराया जा रहा है ऑक्सीजन से और यहाँ पे बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस गैस को कलेक्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले इस गैस को रिएक्शन कराया गया ड्राई लिटमस पेपर पे। तो ये गैस का नेचर कैसा है पता नहीं, टेस्ट करके देखते हैं लिटमस से। सो ब्लू लिटमस पे, ब्लू लिटमस जो कि ड्राई है, ठीक है, इस पे जैसे ही हम इस गैस के ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको कलेक्ट किया गया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इंसर्ट किया गया, तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज। ठीक है, सेकेंड टाइम जब हमने फिर से ब्लू लिटमस वेट करके इंसर्ट किया तो हम देखते हैं कि ये रेड टर्न हो गया, इट टर्न्स रेड। ये इंडिकेट करता है कि ये जो गैस है, गैस इज एसिडिक इन नेचर, गैस इज एसिडिक इन नेचर। अभी रिएक्शन क्या हुई होगी, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बना रही है, सल्फ्यूरस एसिड बना रही है जो कि अगेन एसिड है। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, सो इसलिए हमको ये टेस्ट मिला। चलिए अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। What will be the action of gas on dry litmus paper? No change. Moist litmus paper, it is going to turn red because gas is acidic in nature. It dissolves in reason देना जरूरी है, ठीक है, क्यों आपने चेंज तो लिख दिया लेकिन क्यों हो रहा है ये चेंज वो आप बताएंगे, राइट। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। रिएक्शन हमने लिख दिया और ये बैलेंस्ड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन करा था। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट्स, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप गैल्वेनाइजेशन करा सकते हैं, आप एनोडाइजेशन करा सकते हैं, फिर आप अलॉइंग कर सकते हैं, अलॉय बना सकते हैं, अलॉय फॉर्मेशन, राइट। सो देयर कैन बी वेरियस वेज बाय यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगी, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इनके अंदर हम फर्दर वाटर ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सल्फ्यूरस एसिड और इधर हमको मिलता है कार्बोनिक एसिड। और इनको जब हम ब्लू लिटमस से टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस से टेस्ट करते हैं, सो दीज टर्न रेड, इंडिकेटिंग क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। सो दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक। कौन सी ऑक्साइड्स हैं ये, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या इंडिकेट कर रहा है, लिटमस में टर्न होने से दीज आर एसिडिक इन नेचर। मूविंग फर्दर, गिव रीजंस। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बनाने के क्यों काम आते हैं, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल एंड सबसे इंपॉर्टेंट दे आर लस्चरस। ठीक है,
सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर किए जाते हैं? बिकॉज दे आर हाईली reactive, so they can react readily, they react readily with oxygen as well as water। ऑक्सीजन से रिएक्शन करते तो हवा में नहीं स्टोर कर सकते, फिर कहाँ स्टोर करें? पानी में करना चाहिए। पानी के साथ देखा तो पानी के साथ भी बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, इवन ठंडे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। सो पानी में भी स्टोर नहीं कर सकते, तो कहाँ स्टोर करें? केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, राइट? Then aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking। So aluminium एक highly reactive metal है, फिर भी हम cooking में उसका इस्तेमाल करते हैं। कारण ये जो aluminium है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। नाउ दिस इज एन आयनिक कंपाउंड एंड दिस लेयर इज हार्ड टू ब्रेक। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये खाने के साथ रिएक्शन नहीं कर रही और फर्दर अंदर एल्यूमिनियम को फूड से प्रोटेक्ट कर रही है। फर्दर अंदर एल्यूमिनियम को, अंदर जो रिएक्शन एल्यूमिनियम है यूटेंसिल का पार्ट, उसको कांटेक्ट में ही नहीं आने दे रही फूड के। सो क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर की, अपने बाहर वाली लेयर को ऑक्सीडाइज करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में रेडिली कन्वर्ट कर लेता है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम को फूड यूटेंसिल्स बनाने के काम में लिया जा सकता है। कार्बोनेट एंड नेक्स्ट पार्ट, carbonate and sulfide ores are usually converted to oxides। so carbonate and sulfide ores दोनों को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान इनको हम ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इस ऑक्साइड का रिडक्शन जो है बहुत ही आसान होता है। ऑक्साइड से इट इज easier to reduce a ore and obtain the metal from its oxide। so therefore whether the ore is found in the carbonate form or in the sulfide form it is first converted into oxide and then it is reduced, right? so reduction जो है, ऑक्साइड का रिडक्शन जो है बड़ा आसान होता है, मेटल easily extract किया जा सकता है। so this is the reason। All right, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice। कॉपर वेसल्स जो टार्निश हो गए यानी कि उनके ऊपर करोजन हो गया, करोजन होने में उनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट? सो मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। अब क्या करा रहे हैं आप? क्लीन करा रहे हैं उसको लेमन और टैमरिंड। ये दोनों क्या है? एसिडिक हैं, ठीक है? तो ये दोनों एसिडिक हैं। अब एक बेस, कॉपर ऑक्साइड जो बेस बन गया या कॉपर कार्बोनेट बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, जो भी बन गया है, अब आप उसका रिएक्शन जो है किससे करा रहे हैं? एक एसिड से करा रहे हैं। तो दोनों ही बेसिक है नेचर में। जब बेसेस एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो बताइए क्या करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और जो वो टार्निश्ड कॉपर बन गया, टार्निश्ड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, अपर लेयर खराब हो गई है, करोड हो गई है। तो कॉपर के करोजन के बाद क्या बनता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। कॉपर ऑक्साइड भी बन सकती है कहीं कहीं किसी किसी केसेस में, बाकी बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, कौन? एसिड और बेस मिला के ये क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं। ऊपर की लेयर क्लीन हो जाती है, राइट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई दीज सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग। दोनों सार हैं, एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेयर बन गई है बेस की और एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग फर्दर, differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties। chemical properties में हम यहाँ metals and non-metals, few chemical properties देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल, चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। ये मेटालिक ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होती है और यहाँ पे हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं।
कैल्शियम। ऑलराइट, ये ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होती है और क्या बनाती है, बेसिक होती है नेचर। ठीक, नॉन मेटल्स के अंदर एक ऑक्साइड बनती है जैसे मेटल्स में बन रही है, लेकिन ये ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद एसिड बनाती है एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये हो गई इनकी केमिकल, एक केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रेडिली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, लेकिन नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। देन आप थर्ड चेक कर सकते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, राइट। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आई? सो इस तरीके से आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of the old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady को शक नहीं हुआ, gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new. Bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. ठीक है, the lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. उसने कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता. Can you play the detective to find out the nature of the solution? उसने ऐसा क्या solution use किया था कि weight कम हो गया gold bangles का, वो भी बहुत सारा. देखिए gold bangle है, अब gold bangle की ये जो upper layer है ये टार्निश हो गई है, यानी कि धीरे धीरे समय के साथ, देखिए हम जानते हैं कि गोल्ड जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में हम कहते हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब ये है कि सोडियम के कंपैरिजन में उसको बहुत लंबा समय लग जाएगा रिएक्शन करने में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल रिएक्शन कर ही नहीं सकता। सोडियम हवा में रखिए, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, उससे पहले वो रिएक्शन कर लेगा। लेकिन हम गोल्ड की बात करें तो आप उसको सालों रखिए, तब जाके वो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये है। सो इससे क्या समझ में आता है हमें कि हवा में ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे सालों यूज करने के बाद गोल्ड अगर टार्निश हो रहा है, उसकी शाइन जा रही है, इसका मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया होगा, यानी कि कुछ गोल्ड जो है वो किसी और कंपाउंड में बदल गया होगा। एनवायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्शन किया होगा और वो गैसेस में वो किसी और कंपाउंड में बदल गया होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो उन्होंने सोल्यूशन यूज किया, गोल्ड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं, वाटर के साथ तो करेगा ही नहीं, किसी भी एसिड के साथ भी नहीं करता रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब 1:3 के रेशियो में लिए जाते हैं, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। इस एक्वा रीजिया के साथ गोल्ड रिएक्शन कर लेता है, तो ये टार्निश्ड कॉपर गोल्ड की बैंगल्स जैसे ही एक्वा रीजिया में डिप की गई, वहां पे उसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। वो लेयर भी रिमूव हो गई। वो लेयर रिमूव होते ही, जैसे आप बनाना को पील ऑफ करते हैं अंदर से बनाना निकल आता है, ऐसे ही ये लेयर हट गई और अंदर से चमकदार गोल्ड निकल आया। लेकिन जब ये लेयर हटी तो इसके साथ बहुत सारा मेटल भी चला गया, है ना, इसके साथ बहुत सारा मेटल भी चला गया। इसीलिए जो वेट है गोल्ड बैंगल्स का वो ड्रास्टिकली कम हो गया। अचानक से वो मेटल के अंदर, अब इस एक्वा रीजिया के अंदर वो गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो गया था, इस वजह से बैंगल्स का वेट जो है वो कम हो गया। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कॉपर को हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और स्टील को नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कॉपर जो है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बेस्ट मतलब बहुत बढ़िया कंडक्टर है हीट का एज कंपेयर टू स्टील। दूसरा, कॉपर जो है वो आसानी से जल्दी से करोड नहीं होता एज कंपेयर टू स्टील। स्टील किससे बना? इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन, तो आयरन तो बहुत जल्दी रस्टिंग कर लेगा। पानी का टैंक बनाना है भाई, पानी का टैंक, हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर के साथ तो और जल्दी रिएक्शन होगा। सो देयरफॉर कॉपर को प्रेफर किया जाता है। और ड्यूरेबिलिटी भी एक चीज होती है कि बहुत लंबे समय तक चलता है कॉपर का टैंक। बल्कि अगर आप स्टील का टैंक बनाएंगे वाटर स्टोर करने के लिए तो उसमें होल्स डेवलप हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो स्टील के टैंक में होल्स डेवलप हो जाएंगे। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स आयरन इन लार्ज क्वांटिटीज, और आयरन जो है वो वाटर के साथ रेडिली रिएक्शन करेगा। ठीक है, वो भी हॉट वाटर। थैंक यू, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये चीज। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश होते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे आपके साथ एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।